कितनी बड़ी रिलीफ की बात है। और अगर रिलीफ की बात है तो फिर बाजार में उतनी तेजी और जोश, उत्साह, उमंग क्यों नहीं? बिल्कुल। नमस्कार अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, तीन फैक्टर्स थे जो बाजार को पकड़े रखे थे, ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। एक तो ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे अभी, ऑयल का जो प्राइस बढ़ा था बहुत, उसके इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफी हो सकती है। सो दैट्स वन। सेकंड इज जो ट्रम्प ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए थे, उसका भी मुझे लगता है जो सॉल्यूशन, वी आर वेरी क्लोज टू इट। और थर्ड इज जो पूरा एआई का हवा बना बना हुआ है ग्लोबली, तो उसकी वजह से एफआईएस का जो अटेंशन है, एफआईएस का जो ध्यान है, वो इंडिया की तरफ नहीं था। मुझे लगता है कि ये तीनों फैक्टर सब सलट रहे हैं। गवर्नमेंट और आरबीआई ने खास करके जो रुपी पे काम किया है वो बहुत बड़ी चीज है। और मुझे लगता है अगले आने वाले हफ्तों में जिस तरह से रुपी स्टेबलाइज होगा, तो एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बाजार में, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं कहूंगा बाजार के लिए ये होगी। ऑयल प्राइसेस मिडिल ईस्ट डील से काफी शार्पली नीचे आए हैं, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और एआई का जो हाइप है, मुझे लगता है स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद अब शायद थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। तो जो सारा अटेंशन उस तरफ जा रहा था, सारा ध्यान उस तरफ जा रहा था, वो मेरे ख्याल से मोर बैलेंस्ड रहेगा। वैल्यूएशंस मैं कहूंगा तो बहुत ही रीजनेबल हो चुके हैं, क्योंकि 2 साल से हमने लार्ज कैप इंडाइसेस में इतने रिटर्न्स नहीं मिले हैं 2 साल में। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बाकी जो वैश्विक मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, उनकी जो आउट परफॉर्मेंस हुई है, खास करके कोरिया, ताइवान, जापान, यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, वो एक रिकॉर्ड लेवल पे है। और इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो भी रिकॉर्ड लेवल पे है। इंडिया वर्सेस अदर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, इतना सस्ता कभी नहीं हुआ है। तो अगर कोई ग्लोबल वैल्यूएशन इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर है, तो उसके लिए इंडिया को अभी इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो करेंसी, ऑयल और वैल्यूएशन, सारी चीजें जो है वो हमारे फेवर में है। और एक अच्छा बेस बन चुका है बाजार का सेंटीमेंट वाइज। डोमेस्टिक सेंटीमेंट तो अभी भी अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट अभी भी अच्छा है। आपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे, बहुत ही अच्छे आए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में खास करके। तो एक अंडरलाइन स्ट्रेंथ तो इकोनॉमी की है ही। बस एक थोड़ी सी ट्रिगर जो जरूरी थी वो मेरे ख्याल से अब आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बुरी खबरों का दौर पीछे और अच्छा समय शुरू होने की तैयारी, ये है पूरा का पूरा विश्लेषण आपके लिए। ये बात आपके लिए युद्ध से आती हुई दिख रही है। अब आइए सर, आपने कहा भी कि वैल्यूएशंस हमारे रीज़नेबल हैं। क्या कहेंगे सर, युद्ध खत्म होने के बाद क्या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव करेंगे? कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें आप पहले ओवरवेट थे, अब करेंगे, पहले अंडरवेट थे, अब वहाँ पर थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे? क्या बदलाव होने चाहिए? श्योर। तो सबसे बड़ा जो सेक्टर हमारा फाइनेंशियल्स वाला है, उस पे काफी ड्रैग थी, क्योंकि इन्फ्लेशन की कंसर्न्स थी। आरबीआई ने भी थोड़ा रवैया ऐसे ही रखा था। लेकिन अब वो सब इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आरबीआई ने भी जो स्टेप्स लिए हैं रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए एफसीएनआर में, मुझे लगता है 50 से 100 बिलियन डॉलर इंडिया में इक्विटी और बॉन्ड फ्लोज में और एफडी फ्लोज में आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका होगा फाइनेंशियल्स, खास करके एनबीएफसी और बैंक्स को। लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, बोरोइंग कॉस्ट घटेगी, और करेंसी स्टेबलाइजेशन की वजह से मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी होगी। जो क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम देख रहा था लो थी, वो भी पिछले 3-4 हफ्ते में अच्छा पिकअप हुआ है। ये सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 साल में विद इन द इंडेक्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन और ग्रोथ का जो इक्वेशन है, एनबीएफसी और बैंक्स में सबसे अच्छा है। हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल में जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स हैं, वो तो अच्छा करते ही है जब बाजार तेजी पकड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा, मुझे लगता है अभी भी लोग अंडरवेट हैं, और वैल्यूएशन और ग्रोथ का इक्वेशन यहाँ सबसे अच्छा बैठ रहा है। तो ये स्टॉक, ये सेगमेंट में हम अब पहले से ज्यादा वेट डाल रहे हैं। ठीक बात है। तो बैंकिंग, फ़ाइनेंशियल्स ये अब थोड़े ओवरवेट हो जाएँगे, क्योंकि करंट अकाउंट डेफ़िसिट, गिरता रुपया, महँगाई का डर, ये सब आपके लिए अब पीछे छूट जाएँगे, ये एक अच्छा रहेगा। एक और चीज़, बेसिकली सर समस्याएँ तो हमारी 2 ही थी। एक तो क्रूड वूड का जो वॉर की वज़ह से, और दूसरा एफआईज़ का बेचना। अब 2-4 दिनों से इन्होंने बेचना तो रोका है, लेकिन क्या ये टेम्परेरी है, या आपको लगता है कि अब इस लेवल पे एफआईज़ लौट आएँगे, या ये सिर्फ बेचना बंद करेंगे? एफआईज़ के फ्लो बड़े सेंटिमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो टेक्नोलॉजी, खास करके एआई की जो पुल थी, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, ओपन एआई, स्टारलिंक, वो बहुत ज्यादा माइंड शेयर ले रहा है।
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वैल्यूएशन वहां पहुंच गए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। और उसमें तेजी अगर थोड़ी कम भी होती है, क्रैश होने की बात नहीं है, अगर तेजी थोड़ी कम भी होती है, थोड़ा रीजनेबल अजम्पशंस आ जाते हैं, तो भी मुझे लगता है इंडिया में अच्छे पैसे आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंडिया की जो अंडर वैल्यूएशन है वो इससे ज्यादा अंडर वैल्यूड कभी नहीं थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट्स। तो कोई जो एफआई है, अगर स्टेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ चाहिए, तो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मुझे मुझे लगता है कि एफआई की जो सेलिंग कम हुई है, या तो सेलिंग जीरो ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो अच्छी बात है। मे बी इज अ सिग्नल फॉर द फ्यूचर। और डोमेस्टिक फ्लोज तो आप देख ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, ईपीएफओ का फ्लो तो बाजार में हर महीने आ ही रहा है। तो उसका तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो थोड़ी सेलिंग बंद होने से भी मुझे लगता है बाजार को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और उसका क्लियर इंडिकेशन तो हमें दिख ही रहा है कि जब लार्ज कैप भी गिर रहे थे तो मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस इतने नहीं गिरे, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पीएमएस एआईएफ का सपोर्ट ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और जो एफआई की सेलिंग होती है वो टिपिकली लार्ज कैप्स में होती है। तो ये दोनों का जो गैप था वो काफी बढ़ चुका था। मुझे लगता है कि जैसे ही एफआई की सेलिंग बंद होगी तो ये गैप नैरो होगा और लार्ज कैप्स भी चलेंगे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो वैसे ही चल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। भारतीय बाज़ारों के हालात फ़िलहाल तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। जब तक ये कोई न्यूज़ नहीं आती है, तब तक इंडियन मार्केट के हालात तो पॉज़िटिव ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार से चीज़ें बदलेगी, उस पे नज़र बाज़ार की रहेगी। फ़िलहाल बाज़ार एफआईज़ की गिरफ्त में ही लग रहा है। एफआईज़ की तरफ से आज भी करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली। आने वाले दिनों में यदि एफआईज़ की सेलिंग इस प्रकार से ही बढ़ती है, तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिल सकती हैं। डीआईज लगातार इंडियन मार्केट में 3500 करोड़ से ज़्यादा ही खरीदारी आज भी करते हुए नजर आए। यानी कि कुल मिला के इंडियन मार्केट को जो सहारा है वो डीआईज की वजह से ही है, वरना इंडियन मार्केट के हालात बहुत ज़बरदस्त बिगड़ते हुए नज़र आ सकते थे। आने वाले दिनों में देखना होगा कि डीआईज इस तरह ही भारतीय मार्केट के साथ रहेंगे या आने वाले दिनों में कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट 24,170 के लगभग आपको दिखाई देंगे। मार्केट में चीज़ें जो है बदलती हुई ही नज़र आ रही थी, लेकिन चीज़ें आप देखोगे तो जैसा नज़र आ रहा था वैसा बाज़ार देखने को नहीं मिला। आज इंडियन मार्केट में गैप अप तो देखने को मिला, लेकिन वो बाज़ार में सस्टेन नहीं हो पाया। लास्ट के आधे घंटे में आप देखोगे तो करीब 100 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी है। अब ये तेज़ी दो कारण हो सकते हैं कि या तो बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे देखने को मिली है कि बाज़ार इतने दिनों से जो अमेरिका ईरान की खबर थी वो पॉजिटिव आती हुई नज़र आई, लेकिन बाज़ार रिएक्ट नहीं किया। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये ट्रेंड लाइन का ट्रैप भी हो सकता है। कल यदि बाज़ार में गैप डाउन देखने को मिले और जो आज का लो था वहाँ तक बाज़ार जाके रिवर्सल लेने की कोशिश करे, तो मानिएगा कि मार्केट में एक अच्छी खासी रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसको नज़रअंदाज करते हुए बाज़ार में यदि गैप अप होता है और ये रैली सस्टेन होती है, तो इंडियन मार्केट को बड़ा सहारा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी जहाँ पे एक और 57-58 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, 58,000 क्रॉस होते ही आपको 58,550 तक की रैली आपको दिखाई दे सकती है। सपोर्ट जोन 57,800 57,500 का देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार में चीज़ें देखने को मिलती है। फ़िलहाल रुपया अच्छे खासे जोन में ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।